हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम दोनों टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब वैलिडिटी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू पॉलिट एंड हंगलर, वैलिडिटी refers to degree to which an instrument measures what it is supposed to be measuring। वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया है, अगर वो उसी चीज को मेजर करता है तो उसे हम बोलते हैं वैलिड इंस्ट्रूमेंट या वैलिड। ठीक है, हम उस चीज को वैलिड बोलते हैं जो जिस चीज के लिए इम्प्लीमेंट हुई है या इंट्रोड्यूस हुई है वो उसी काम को करे, उसे हम बोलते हैं वैलिड। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं वैलिडिटी की डेफिनेशन। वैलिडिटी रिफर टू डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट सपोज टू बी मेजरिंग। ठीक है, अगला आएगा हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहला आएगा फेस वैलिडिटी। It involves an overall look of an instrument regarding its appropriateness to measure a particular attribute or phenomena। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है ये ओवरऑल जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लुक जो दिखता है किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट या किसी भी फिनोमेना को मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फेस वैलिडिटी। अगला आएगा कंटेंट वैलिडिटी। इट इज कंसर्न विद द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ कंटेंट एरिया टू बी मेजर्ड। कंटेंट एरिया टू बी मेजर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर फिनोमेना। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने के लिए जिस भी चीज़ों को, वो हमारा जो कंटेंट है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगला आएगा क्राइटेरियन वैलिडिटी। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद द सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया। मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका मेजरमेंट हमारे एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ फिट होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी: इट इज अ की क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ अ स्टडी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हैज मोस्ट ऑफन बीन एड्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट इश्यूज। और जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है जो हमारी चीज़ों को क्वालिटी को असेस करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, असेसिंग द क्वालिटी ऑफ अ स्टडी। ठीक, जैसा अब हम देखेंगे रिलायबिलिटी। ठीक है, हम स्टार्ट करते रिलायबिलिटी डेफिनेशन। Reliability is defined as the ability of an instrument to create reproducible results. Reliability is concerned with consistency of measurement tools. जैसा कि हमने देखा लिखा हुआ एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। मतलब कि हमारे जो रिजल्ट्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डेवलप हो रहे हैं वो रिलायबल होने चाहिए। मतलब कि ऐसे होने चाहिए जिसको लोग माने, जो लोगों पे इम्प्लीमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि हम वो लोगों पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, ऐसे रिजल्ट आ जाए उस इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल होना चाहिए। उसको हम किसी रिलायबिलिटी का मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट अगर किसी भी कंडीशन में कहीं भी अप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम आए, उसमें रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आ चाहिए, तभी हम इंस्ट्रूमेंट को रिलायबल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है मेजरिंग ऑफ रिलायबिलिटी। सबसे पहला आएगा स्टेबिलिटी। It means research instrument provides same results when used consecutively for 2 or more times. स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक दो से ज़्यादा बार यूज़ किया जा रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो वेरी नहीं होना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। स्टेबिलिटी इज एस्टिमेटेड टू मेक श्योर दैट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्टेंट इन प्रोवाइडिंग सिमिलर रिजल्ट विद रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेबिलिटी में से देखते हैं कि मतलब हम एक इंस्ट्रूमेंट को चाहे जितनी बार अप्लाई कर लें उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा चाहे हम जैसे उसको अप्लाई करें। ठीक है, अगला आएगा इक्विवेलेंस। दिस एस्पेक्ट ऑफ अ रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड व्हेन अ रिसर्चर इज टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ टूल which is used by two different observers to observe a single phenomena simultaneously and independently, or two presumably parallel instruments are administered to an individual at about the same time। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि
एक ही इंस्ट्रूमेंट को दो अलग अलग लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो इक्विवेलेंट आना चाहिए, मतलब सेम ही रिजल्ट दोनों में उसके आने चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। मेथड्स, हमारा रिलायबिलिटी के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला टेस्ट रीटेस्ट मेथड, प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू अ सैंपल ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ओकेजन। टेस्ट रीटेस्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम वो जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसको एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे दो डिफरेंट ओकेजन या दो डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। उसके बाद scores of tool administered at two different occasions are compared and calculated by using formula। यहाँ पे फिर हम जो स्कोर हमें मिले हैं उसको हम कलेक्ट करके फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। हमारा अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम यूज करते हैं रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आएगा कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला। ठीक है, हमारा इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला। इसमें हमारा आर जो है उसे हम बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। हमारा फॉर्मूला होगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स जनरेटेड बाय रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एट टू सेपरेट ओकेजन्स। यहाँ पे हम दो स्कोर जो हमने जनरेट किए हैं दो ओकेजन्स पे अप्लाई करके उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि उनमें कितना रिलेशन आ रहा है या किस तरीके का उनका रिलेशनशिप है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इट लाइज बिटवीन -1 थ्रू 0.0 एंड +1। +1 score indicates perfect reliability, 0 score indicates no reliability, a score above 0.70 indicates an unacceptable level of reliability of a tool। यहाँ पे जो हमारी आंसर आएगा, अगर हमारा आंसर +1 आता है तो हमारा जो रिलायबिलिटी है वो परफेक्ट है। अगर 0 आंसर आता है हमारा तो यहाँ पे कोई रिलायबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट की कोई रिलायबिलिटी नहीं होगी। और अगर हमारा स्कोर 0.7 से ऊपर का आ रहा है तो हमारी एक्सेप्टेबल, मतलब वो हम रिलायबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है काम चल जाएगा इस तरीके से। ठीक, वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है अगर 0.7 से ऊपर का आंसर आ रहा है तो। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके। अगला हमारा मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड। प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम स्प्लिट हाफ मेथड को यूज करके रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड आइटम्स ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इन टू पार्ट्स थ्रू ग्रुपिंग ईदर इन ऑड नंबर क्वेश्चन एंड इवन नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ आइटम। मतलब अब हम यहाँ पे जितना भी हमारा ग्रुप है, टोटल सैंपल है, उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, administer two subparts of the two simultaneously, score them independently and compute the correlation coefficient on the two separate score by using formula। उसका जो हमने जो स्कोर कलेक्ट करेंगे दो डिफरेंट ओकेजन से अप्लाई करके उनको हम उन स्कोर्स को हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। आर का मतलब यहाँ पे हमारा है रिलायबिलिटी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। इन स्प्लिट हाफ टू ओवरकम द अंडर एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एंटायर स्केल एज द फॉर्मूला गिवन अबव हैज एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी ऑफ ओनली हाफ आइटम्स, द फॉर्मूला यूज्ड टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी ऑफ एंटायर सेट इज एज फॉलोइंग। हम यहाँ पे रिलायबिलिटी सिर्फ हाफ सेट की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसका अगर हमें पूरे सेट की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो जो हमारे पहले सेट की रिलायबिलिटी आई है, अगर हमने जो पहले कैलकुलेट किया आर स्प्लिट हाफ मेथड से, वो हमारा सिर्फ आधे सेट की रिलायबिलिटी थी। हमें जब पूरे सेट की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो हमारा फॉर्मूला हमारा R1, ये हमारे पूरे सेट की रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 2R। यहाँ पे जो R लिखा हुआ है 2R के साथ में, वो हमारा जो आधे सेट की रिलायबिलिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपॉन 1 + R। ठीक है, ये हमारे हो जाएगी पूरे एंटायर सेट की रिलायबिलिटी। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।